हमें आज तक अपने कैरियर में कोई बुरा पॉलिटिशियन मिला ही नहीं। अगर 70 साल में नहीं हुआ है इस देश में, तो सिर्फ हिंदुस्तान के अधिकारी जिम्मेदार हैं। देखिए, इसमें आरएसएस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था केजरीवाल। केजरीवाल का एंड उसी दिन लिख दिया गया था जिस दिन उसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेसी है, ये आपको डिकोड कर लेती है पहले ही 6 महीने में। आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो आपसे क्रिकेट खिलवाएगी, आप बुलडोजर चलाना चाहेंगे आपसे बुलडोजर चलवाएगी, आप मूर्ति बनवाना चाहेंगे वो मूर्ति बना देंगे। मैं तो यहीं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, मैंने लखनऊ में इतने रोड ब्लॉक नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में जो पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद देख रहा हूँ। हमारा तो ये कहना है कि पॉलिटिक्स में वही आए जिसको अपनी जान का खतरा ना हो, क्योंकि जैसे ही आपको जान का खतरा होगा वैसे ही आप जनता से कट जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के लिए देखिए, फॉर्मूला नंबर 44 जो है वो ये है कि जैसे ही कोई स्टेट का आदमी, स्टेट का कोई नेता मुख्यमंत्री बने तो उसको सपने दिखाना शुरू कर दो कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, नरेश अग्रवाल के साथ काम किया, आजम खान के साथ काम किया, किसी ने कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाला हमारे ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर डालने वाले या प्रेशर डालने वाले लोग वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट थे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आज तक ऐसा नेता ही नहीं मिला जो ये कहे कि तरक्की नहीं होनी चाहिए। है मजबूर नेशन एंथम, जहां सिस्टम स्ट्रांग है पर इंसान कमजोर। हर शख्स के पास रीजन है क्योंकि सब मजबूर हैं। नेताजी बदल रहे पार्टी जैसे कपड़े, कल तक विरोध 60 में खड़े। आइडियोलॉजी गई तो लेने कुर्सी है गोल, राजनीति बन गई नेटफ्लिक्स का रोल। क्योंकि सब मजबूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेंटोर्स एंड मास्टर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राकेश वर्मा जी, एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिन्होंने 25 वर्षों तक देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, समाज कल्याण, ग्रामीण एवं शहरी विकास जैसे कई विभागों में उन्होंने काम किया और हर जगह बदलाव की एक नई कहानी लिखी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के दूसरे स्थान पर पहुंचा। उन्होंने निवेश मित्र जैसे डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे बड़े आयोजनों के पीछे भी उनकी दूरदर्शिता रही। सिंगापुर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले डॉक्टर वर्मा एक कुशल लेखक और प्रशिक्षक भी हैं। उनकी किताबें और लेख युवाओं को नेतृत्व और समाज सुधार की दिशा में प्रेरित करते हैं। सरकारी दायरे से परे वे समाज सेवा और मानवीय कार्यों में भी सक्रिय रहे, क्योंकि उनके लिए सेवा सिर्फ एक दायित्व नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। तो आइए स्वागत करते हैं वर्मा सर का। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर, एक आईएएस की नौकरी जो बहुत जतन से मिलती है, बहुत सक्षम लोग होते हैं जो उस इंटरव्यू को, उस एग्जाम को क्लियर करके अफसर बनने का मौका पाते हैं, और आपने वो नौकरी छोड़ दी। एक सरकारी नौकरी चपरासी की भी हो और अगर वो छोड़ दे तो बहुत हल्ला मचेगा। ना किसी न्यूज़पेपर में कवरेज, ना किसी न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बात की। आखिर ऐसा क्या हुआ था 2020 में? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो नौकरी छोड़ने का जो पूरा सिस्टम था वो ये था कि हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको लोगों ने अप्रोच नहीं किया, सारे बड़े न्यूज़पेपर ने हमें अप्रोच किया कि आप क्यों ले रहे हैं वीआरएस। तो इशू ये था कि हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि हमारी कभी पॉलिटिशियन से कोई ये कहना चाहिए ना लड़ाई है, ना हम उन्हें जो है किसी भारत की उन्नति में बाधक मानते हैं। हमारा जो एक ये कहिए कि जो एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी वो ब्यूरोक्रेसी के साथ थी। हमारा ये मानना है कि इस देश को आगे बढ़ाने में अगर कोई चीज़ बाधक बन रही है तो वो इस देश की ब्यूरोक्रेसी है।
और हम क्यों उसको एक तमाशा बनाने की कोशिश करें कि तो क्योंकि जो भी मीडिया है वो ये चाहता है कि इसको बनाया जाए पॉलिटिकल मुद्दा। मेरा नौकरी छोड़ना पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मेरा नौकरी छोड़ना एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने अपने लास्ट के 3-4 साल बहुत अच्छी पोजीशन में गुजारे और कहना नहीं चाहिए, एक्चुअली ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे ऊपर बहुत हाथ था। तो मुझे ये लगा कि जब आप ऐसे अफसर हैं कि आपका मुख्यमंत्री का हाथ है आपके ऊपर और तब भी आपकी ट्रांसफ़र हो रहा है, आप जो काम करना चाह रहे हैं वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे धंधे में आप समझिए कि यूँ कहा जाता है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके। मुझे लगा कि शायद दूसरा ये है कि आप जैसे हमारे जैसे लोग जब कहीं जाते हैं पोस्टिंग में, तो वो एक सुधार लाने की कोशिश करते हैं और सुधार लाना जो है वो हमेशा जो है एक विपरीत जो नदी बह रही है उसके विपरीत लोग काम स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल करना होता है। तो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन या सुधार या जो भी कुछ आप करना चाहते हैं या बिगाड़ या सुधार जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक टीम लगती है। तो होता यह है कि जब आपकी टीम आपके साथ रहती है सुधार में और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जो नया आदमी आता है जो आपके साथ लोग होते हैं उनके पीछे पड़ जाता है। ठीक बात है। तो देखिए ऐसा है कि ये रास्ता मैंने तय किया है और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं और लोगों की नौकरी के साथ खेलूं, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलूं। हो सकता है कि मैं इतना ताकतवर हूं कि लोग मेरा ना कुछ कर पा रहे हों, लेकिन मेरा जो साथ देगा उसके साथ वो हमारा उस पोस्टिंग को छोड़ने के बाद उसके पीछे लग जाते हैं। तो कई पोस्टिंग में ये चल रहा था, तो हमने सोचा कि दूसरों का मतलब दूसरों को क्यों इस लड़ाई में शामिल किया जाए। ये हमारी लड़ाई है, हम इसे लड़ेंगे और हमारी लड़ाई आपको बता दें, बहुत ही क्लियर कर दें कि किसी पॉलिटिशियन से आज तक नहीं है। हमें आज तक अपने कैरियर में कोई बुरा पॉलिटिशियन मिला ही नहीं। हमेशा जो है बुरे ब्यूरोक्रेट मिले, जिसको आप सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम में पॉलिटिशियन को नहीं मानता। सर, आपने यहाँ पे बात कही कि पॉलिटिशियन से आपके ऊपर दबाव नहीं था। हाँ। लेकिन जब भी कोई अफसर आता है अपनी ड्यूटी में, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बौद्धिक स्तर उनका बहुत ऊंचा होता है, और उनके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दो तरह की अप्रोच, दो तरह की सोच वाले लोग, दो तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों के बीच में कोई एक टसल क्रिएट होता है और उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है? कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है सर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, शायद जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यही सब लोग कहते हैं कि अफसर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इंटरफेरेंस भी, प्रेशर भी। हाँ, प्रेशर भी। बिल्कुल। देखिए, अभी मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर को डिफाइन करना चाहता हूँ। आपने अभी एक एनएचआई का मध्य प्रदेश में एक वीडियो देखा होगा, मनोहर लाल धाकड़ साहब। जी जी जी, है ना? उनके साथ जो इंसान है, माफ करिएगा, वो नंगा अपने आप हुआ, झुका अपने आप। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो आप नंगे खुद होगे, झुकोगे आप, तो फिर तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे ना। हमने तो बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, नरेश अग्रवाल के साथ काम किया, आजम खान के साथ काम किया, किसी ने कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाला हमारे ऊपर। पॉलिटिकल प्रेशर डालने वाले या प्रेशर डालने वाले लोग वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट थे। एक ताज़ा उदाहरण आपको दे दे, जो हरियाणा से आ रहा है, जहाँ पे एक दलित आईपीएस ने सुसाइड की। उसके सुसाइड नोट में किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं है, नाम है तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का।
ये देखिए, हिंदुस्तान में जो इन 75 सालों में सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ ये बोला जा रहा है कि नेता लोग बदमाश होते हैं, ये देश की तरक्की में बाधक हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आज तक ऐसा नेता ही नहीं मिला जो ये कहे कि तरक्की नहीं होनी चाहिए या तुम ये करना चाहते हो ना करो। भाई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि 70-75 साल में कुछ नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर 70 साल में नहीं हुआ कुछ, तो इसमें सबसे ज्यादा दोष जो है आईएएस आईपीएस अधिकारियों का है। आप ये देखिए कि एक नेता का कार्यकाल होता क्या है। नेता का कार्यकाल होता है 5 साल, जी। बहुत हो गया तो 10 साल। और एक एवरेज ब्यूरोक्रेट का क्या होता है? मिनिमम 25 साल, 30 साल, 35 साल। और आजकल तो लोग मरने तक चाहते हैं कि कोई एक्सटेंशन मिला रहे और नीली बत्ती की गाड़ी जो है वही जो है अर्थी लेके जाए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो एक मिथ फैलाया जा रहा है कि हमेशा पॉलिटिशियन खराब होते हैं, ये सरासर झूठ है। और इससे बड़ा झूठ आज तक हिंदुस्तान में बोला नहीं गया है। वो सबके फेवरेट पंचिंग बैग हैं और सब अपनी नाकामी पॉलिटिशियन के नाम रखते हैं। अगर 70 साल में नहीं हुआ है इस देश में, तो सिर्फ हिंदुस्तान के अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर वो स्कूल नहीं दे पाए, अगर वो अस्पताल नहीं दे पाए, अगर वो पानी नहीं दे पाए, तो दे क्या पाए? बिल्कुल ठीक बात सर। एक नया पर्सपेक्टिव आप दे रहे हैं। हाँ, इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझना चाहेंगे कि आखिर ब्यूरोक्रेसी क्यों हर्डल है। और अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं, कुछ और भी बातें कर रहे हैं, तो उसे भी एक्सप्लोर करिए। और अगर आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो इस करप्शन भरे सिस्टम से करप्शन को कैसे निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कोई संभावनाएं हैं, और अगर हैं तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें किसी चीज की जरूरत है तो वो अकाउंटेबिलिटी की है। इस देश में सबसे ज्यादा कमी जो है वो अकाउंटेबिलिटी की है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पहले होता था, लेकिन जैसे जैसे मीडिया और ये ज़्यादा जो है, पहले मीडिया ट्रायल हुआ करते थे, लोगों को हटाना पड़ता था। आज की तारीख में आप देखिए कि कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाती है, कोई नहीं हटता है। अब आप कह रहे हैं करप्शन की बात ला रहे हैं, तो करप्शन की बात यह है कि जो मीडिया का रोल है इस समय, मीडिया का रोल ये था कि वो एक वॉचडॉग की तरह था। आज की तारीख में अगर मीडिया ये कहीं लिख देता है कि पेपर लीक हो गया, तो वो जो लिख रहा है उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। ठीक बात है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं कि उसके ऊपर एफआईआर करो। मैं तो अंदर की बात बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री को तो बाद में पता चलता है जब एफआईआर हो जाती है। तो ये जो आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात मैं बता रहा हूं, वो यही बता रहा हूं। दूसरा, हिंदुस्तान को बर्बाद और कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी करती है। अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग नेता नहीं होते हैं, तो हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि पढ़े लिखे लोग नेता ना हों, डिपेंडेंसी क्रिएट रहे। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये बाय डिजाइन है। ऐसा किया जा रहा है कि बिना पढ़े लिखे लोग ही कुर्सी तक पहुंचें और पढ़े लिखे लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन सर, अभी तक ऐसे कोई बहुत बड़े रोल मॉडल पॉलिटिक्स में हमें दिखे नहीं जो पढ़े लिखे नेता आए और हमारे लिए एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करें कि फिर पढ़ा लिखा यूथ पॉलिटिक्स में जाने के लिए प्रेरित हो। बात आपकी सही है, लेकिन इसको भी आपको जो है ना देखना पड़ेगा एक नए पर्सपेक्टिव से। देखिए, इसमें आरएसएस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था केजरीवाल। केजरीवाल का एंड उसी दिन लिख दिया गया था जिस दिन उसकी शुरुआत हुई थी। और केजरीवाल पैदा ही इसलिए किए गए थे कि ये पढ़े लिखे आदमी प्रोजेक्ट किए जाएंगे, इनको फेल किया जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते।
सेकेंडली बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों को ना बहुत ज्यादा गुमान होता है अपने ऊपर, ईगो होती है। और जब तक नौकरी में रहते हैं तो उनको ये लगता है कि ये जो सारी दुनिया है ना, लोग आ रहे हैं पैर छूने, हम कहते हैं नौकरी छोड़ के देखो तो पता चले असली दुनिया क्या है। जिनके लिए आपने जान दी होगी वो आपको पहचानना भी नहीं पसंद करेंगे। ठीक बात। तो जो ब्यूरोक्रेसी है या जो ब्यूरोक्रेट या पढ़े लिखे लोग आना चाहते हैं, वो लोग एक तो मेहनत नहीं करते। दूसरी बात आपको बता दें कि दुनिया का टफेस्ट प्रोफेशन पॉलिटिशियन होना है। जैसे ही आप पॉलिटिशियन होते हैं आप अपनी प्राइवेसी खो देते हैं, आपकी कोई लाइफ नहीं रहती। आपको जब चाहे तब आदमी फोन कर सकता है। क्या ये पढ़ा लिखा आदमी इस बात के लिए तैयार है, ये सेक्रीफाइस करने के लिए? ठीक बात है भाई, हम तो पॉलिटिशियन के साथ हम रहे हैं, हमारे दोस्त भी रहे हैं, उनके बेडरूम तक लोग घुसे रहते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो उनसे बात ही नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि जनता जिसे पॉलिटिशियन बनाती है उस पे अपना हक समझती है। ठीक बात। वो तो रात को 12 बजे आपको फोन करेगी कि भैया देखो वो थाने में फोन कर दो, वो पंचों को उठा के ले आए हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना है और आपको रिस्पॉन्ड करना है। अफसर तो ज़्यादातर अपना फ़ोन साइलेंट पे ही लगा के सोते हैं। बहुत कम अफसर आपको मिलेंगे जो फ़ोन अपना उठाएंगे। काम का नंबर अलग, पर्सनल नंबर अलग। पर्सनल नंबर अलग। जितने डीएम के नंबर हैं आप इस समय मिला के देख लीजिए, हम मिलाते हैं अपने दोस्तों को तो कोई चपरासी उठाता है, और वो चपरासी बताता भी नहीं है किसने फ़ोन किया है। तो देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। अफसर की भी एक प्राइवेट लाइफ होती है, लेकिन अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका ट्रैक होना चाहिए कि किन लोगों ने फ़ोन किया। जैसे पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब मोबाइल नहीं था तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। जो लैंडलाइन था, जब वो नहीं रहते थे तो एक डायरी मेंटेन की जाती थी। जब वो आते थे तो वो देखते थे रेफर कर लेते थे किसने फ़ोन किया है, उसमें आप टिक कर दीजिए कि ये 6 लोग इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मिला के बात करा दो। तो अब तो मिला के बात कराने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। तो हमारा तो सरकार से ये कहना है कि ये पीए और एपीएस की जो पोस्ट हैं ये सब अबॉलिश होनी चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन हो गया, जब हम चाहेंगे तभी बात करेंगे, हाँ, अदरवाइज आप हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते, एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जा रही। एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पहले के अफसर और अभी के चपरासी में बहुत फर्क नहीं रह गया है, मतलब अभी के अफसर और पहले के चपरासी में। क्योंकि देखिए, अफसर का काम होता है बड़ी बड़ी चीजें देखना, ये नहीं कि छोटी छोटी चीजें देख। माइक्रो मैनेजमेंट कभी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लीडरशिप जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट की नहीं है। अगर आप अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो कैसे डिलीवरी होगी? आप माइक्रो मैनेज करेंगे, वो अपने नीचे वाले को माइक्रो मैनेज करेगा, डिलीवरी जीरो होगी। और रही बात आपने कही करप्शन की, तो करप्शन जो है, देखिए वो केवल हिंदुस्तान में तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है और इसको कम किया जा सकता है। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब है कि हमने जो है, या सरकार ने या विजिलेंस विभाग ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आप ये समझ लीजिए कि जितने अफसर हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, 2-2 बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे को विदेश में पढ़ाने की एक साल में कितना खर्चा आता होगा, आप बताइए। नहीं, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं। मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए पर बच्चा। आईएएस की या किसी भी बड़े अफसर की तनख्वाह कितनी होगी? 3 लाख रुपए होगी। तो 12 × 36 लाख का आदमी कैसे अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहा है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं और मेरे बच्चों को इस बात से तकलीफ है कि मैं उनको विदेश में नहीं पढ़ा पा रहा हूं, और मुझे भी तकलीफ है।
ठीक बात। और आईएसओ के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि डीओपीटी उनके पास है। तो हमने तो ये मान रखा है कि ये भ्रष्ट है। आप कहाँ करप्शन की बात कर रहे हैं? करप्शन इज एक्सेप्टेड इन इंडिया। राइट। पहले तो ये एक्सेप्टेंस खत्म करिए ना। आप कैसे मतलब खुले आम लोग विदेश में पढ़ रहे हैं। यूजुअल सिनेरियो हो गया है। हाँ, और अब तो लोग कहते हैं कि करप्ट वो नहीं है जिसको मौका नहीं मिला। ये एक लोगों ने नई डेफिनेशन चालू कर दी है। अरे पूरा हिंदुस्तान करप्ट है, जिसको नहीं मौका मिला वो करप्ट नहीं है। तो आप, ये सोसाइटी तो आप ही को बनानी है, ठीक बात हिंदुस्तान को ठीक आपको करना है। पाकिस्तान से तो कोई आएगा नहीं, है। है ना? तो आपको इस बारे में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक आप तमाशा कर रहे हैं कि एनुअल आपको प्रॉपर्टी रिटर्न देना है। अरे प्रॉपर्टी की ऐसी कम तैसी। आप ये बताइए कि आपने एक्सपेंसेस कितने किए हैं। अगर आप हवाई जहाज की यात्रा अगर टैली कर लें अफसरों की, आधे से ज़्यादा अफसर तो सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तनख्वाह से ज़्यादा तो उनकी हवाई यात्रा है। नहीं, ये ऑफिशियल यात्राओं की बात कर रहे हैं आप कि पर्सनल यात्राओं की बात कर रहे पर्सनल यात्राओं की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल तो छोड़ दीजिए। हैं? तो आपने एक्सेप्ट कर रखा है ना भाई, डीओपी। किसी को तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ठीक बात। आप ये बताइए कि फांसी क्यों दी जाती है, ये बताइए जरा। एज अ नॉर्मल पर्सन आप बताइए कि किसी को फांसी या उम्र कैद क्यों दी जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है देने का, बताइए। नहीं, मुझे आइडिया नहीं। देखिए, लॉजिक ये है कि फांसी या उम्र कैद इसलिए दी जाती है कि वो डिटरेंस हो, जिसमें और लोग ये काम ना करें। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। तो करप्शन तो एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया है ना। अच्छा सर, आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रखा है, हाँ हाँ। एक सिस्टम बना रखा है कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में ना आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? डू यू हैव एनी प्लान्स लाइक दिस? भाई हम तो ये मानते हैं कि हम पॉलिटिक्स से कभी बाहर ही नहीं थे। जिस दिन हमने नौकरी ज्वाइन की थी तब से हम पॉलिटिक्स में हैं और अभी हैं। पॉलिटिक्स छोड़ देंगे तो लोग मार देंगे। तो मुझे कहना चाहिए था एक्टिव पॉलिटिक्स में आप आएंगे कि नहीं? एक्टिव पॉलिटिक्स से मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम्म। अगर मुझे लगेगा कि मैं जो काम करना चाहता हूं वो पॉलिटिक्स से हो जाएगा तो मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपनी लाइफ कितनी बर्बाद करना चाहता हूँ। और अपनी अपनी अभी तो मैं अज्ञातवास में हूँ, क्योंकि मैंने वो पब्लिक लाइफ जी के मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो अभी मैंने थोड़ा सा कूलिंग पीरियड लिया हुआ है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स में मैंने जैसे आपको बताया कि फिर तो वो लाइफ बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल जाएगी ना। ठीक बात है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हाथ से निकल जाएगी तो आप उसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं कि नहीं? रेडी है कि नहीं। जब रेडी होंगे आएंगे। बिल्कुल ठीक बात। सर, एक बात और समझना चाहूंगा कि हर रूलिंग पार्टी की अपनी वोट बैंक है, पॉलिटिक्स की अपनी स्ट्रेटजी है। कोई जातिगत राजनीति करता है, कोई धर्म पे राजनीति कर रहा है। वहां पर एक अफसर जिसका अपना एक धर्म होगा, अपनी एक जाति होगी और अपनी एक ओपिनियन होगी, वो उस रूलिंग पार्टी की स्ट्रेटजी से क्लैश करती है कि नहीं करती है? और अगर ऐसा होता है तो कैसे एक अफसर उसको डील करता है? देखिए, इसमें जो क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी थी उसका ना कोई धर्म होता था ना कोई जात होती थी, और वो हर चीज को मेरिट पे देखता था। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आजकल के जो अफसर हैं ना वो आर्मी के जनरल हो गए हैं। देखिए, हमसे कोई बात कोई कहता है, हमसे कोई कहेगा कि पाकिस्तान पे गोली चला दो, तो हम कहेंगे कि अभी देखते हैं, समझते हैं। आर्मी जनरल को चलानी है, क्योंकि उसका कंडक्ट वही है कि जो सरकार डिसाइड करेगी वो किया जाएगा। ये छूट सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को है कि वो डिसाइड करे कि देश के लिए क्या अच्छा होगा। तो ये तो धर्म और जातियां, ये तो अभी शुरुआत हुई है आने की। और
ब्यूरोक्रेसी में भी उसी तरह जातिवाद है जिस तरह से समाज में है। मतलब कोई ब्यूरोक्रेसी उससे अछूती नहीं है। हमारे ही हिस्से हैं वो। हमारा ही हिस्सा है वो। बिल्कुल। और उन्होंने अपना एक ब्यूरोक्रेसी ने अपना कल्ट बना रखा है। उस कल्ट से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। सेल्फ मेड कल्ट जो है, सेल्फ मेड कल्ट है वो, उसी एक पूरा कल्ट है, उसके बाहर आप निकल ही नहीं पाएंगे कभी। और जो निकलने की कोशिश करेगा वो परेशान होगा। ठीक बात। तो परेशान होगा तो आप, अगर मजबूत आदमी नहीं होगा तो आत्महत्या करेगा। कितने लोगों ने सुसाइड की है? कभी कोई प्रोब होता है? मतलब ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि डीजीपी का नाम आ रहा है। तमाम सुसाइड अफसर करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके साथ? उनको कोई समाज, कोई साथ देता है उनका? तो ये तो एज अ सोसाइटी आपको डिसाइड करना है कि आप चाह क्या रहे हैं। लॉन्ग टर्म आप नेशन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म गोल हैं? सर, पहले ऐसा होता था कि जब हम यहाँ रहते थे, बम्बई में कोई एक्टर रहता तो उनकी लाइफ से बहुत अपरिचित होते थे हम लोग। कि क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, क्या होता क्या है, सोचते कैसे हैं वो लोग। लेकिन आज सोशल मीडिया की लाइफ है, हर आदमी हर एक्टर के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनके बारे में अभी भी हम लोग नहीं जानते हैं। क्या सोचते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या करते हैं, उनके घर में क्या होता है, वो छुट्टियां कैसे मनाते हैं। अभी भी इतना गैप बना हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है? वो सेक्शन इतना दूर क्यों दिखाई देता है? देखिए, वो सेक्शन दूर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको मैं बताता हूं कि मैं जब नया नया नौकरी में आया तो मुझे ये लगा कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनकी भी पुलिस की तरह ड्रेस होनी चाहिए। मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अगर ड्रेस होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत लोगों से पूछा, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। एक पुराने सीओ साहब थे, मेरी पहली पोस्टिंग थी, उनकी आखिरी पोस्टिंग थी लाइफ की। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा इसलिए है, एक दिन हम गए तो वहां पे मर्डर हो गया था। तो मर्डर हो गया था तो जिनके घर में मर्डर हुआ था वो पुलिस से बात करने को तैयार नहीं थे। तो हम और सीओ साहब गए, तो सीओ साहब ने कहा कि आप जो है एसडीएम साहब से बात करिए। मैं हट जाता हूं, सारे पुलिस वाले हट जाते हैं, आपको जो भी कहना है इनसे कहिए। उस परिवार ने वो बात मानी और मेरी और उनकी अकेले में बातचीत हुई। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो सीओ साहब ने कहा कि आज मैं आपको उस बात का उत्तर दे रहा हूं कि आपकी ड्रेस क्यों नहीं है। आपकी ड्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप जनता का पार्ट है। मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं जनता का पार्ट नहीं हूं और जनता मुझे कभी अपना पार्ट नहीं मानती है। वाजिब। आपको ड्रेस इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं। वो नुमाइंदगी आज खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि नुमाइंदगी तभी होगी जब आपकी इंटीग्रिटी होगी, आपसे तभी बात करेगा। दूसरी एक बात यह है कि नौकरी में हमारी एक और लड़ाई यह रही कि हमको हमेशा पुलिस को बचाना पड़ता था। आजकल ये एक नया सिस्टम चल गया है कि डीएम और एसपी साथ चलेंगे। ये सिस्टम आज से 30 साल पहले नहीं था। डीएम या एसडीएम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी और इसीलिए उसकी वर्दी नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस कोई गलती करती थी तो जो एसडीएम या डीएम जो सिविल सर्वेंट होता था वो अपना उनसे बात करता था, उनकी बातें सुनता था, दुख दर्द सुनता था। आज की तारीख में जब आप दोनों चलेंगे तो ज्यादातर तो लड़ाई इस बात की होती कि आपको उनके मतलब वो क्राइम क्या सॉल्व करेंगे। हमने तो जितने दिन नौकरी की फील्ड में रह के हमेशा पुलिस के क्राइम ही छुपाने पड़ते थे, तो अपने को गिल्ट अलग होता था।
अब आपको इसी बात पे एक पुलिस का किस्सा सुनाते हैं। मेरी पहली पोस्टिंग थी। रात को 12 बजे एक फोन आया। फोन में यह कहा गया कि पुलिस वालों ने एक दलित आदमी को मार दिया है। अब एसपी साहब भी आए, तो एसपी साहब ने कहा कि एसडीएम साहब को बुलाओ। वो बुलाना मुझे इसलिए चाह रहे थे क्योंकि वो पंचनामा मुझे रात में साइन करवाना चाह रहे थे, और पंचनामा की ये शर्त है आईपीसी में कि वो बिटवीन सनराइज एंड सनसेट ही हो सकता है। ओके। और पुलिस वालों ने मारा था उस दलित आदमी को, और आपको मालूम है कैसे मारा था? 3 किलोमीटर तक उसको अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध के मारा था, बांध के घसीटते हुए मारा था, और उसकी डेथ घसीटने से हुई थी। तो उस समय जो है डीएम जो है वो बीबी सिंह थे, और जहां तक मुझे याद है कप्तान शायद दलजीत चौधरी थे। तो मैं, सीओ साहब ने कहा कि आइए, आपको बुला रहे हैं कप्तान साहब। तो मैंने कहा कि जब सवेरा होगा तब मैं चलूंगा। उसके बाद फिर सवेरे, तब तक मैंने सबको लगा दिया, और लेखपाल को रात ही में लगा दिया कि तुम जाओ और ढूंढ के लाओ कि वहाँ ग्राम समाज की ज़मीन कहाँ पे है, तो इनको मैं सवेरे अलॉट कर दूंगा। सवेरे जब सनराइज हुआ तो मैं पहुंचा। सब लोग थे वहाँ, कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ खड़ी थी। एमपी थी सुशीला सरोज, वो आ गई। तो कप्तान साहब ने कहा कि आप, अगर हम लोग चाहते तो इसको रात में निपटा सकते थे। आप रात को पंचनामा भर देते, इसको यहाँ से हटा देते, और अब बवाल होगा। हमने कप्तान साहब से कहा कि जब तक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तब तक कोई बवाल नहीं होगा। आप पीछे हट जाइए, नहीं तो आपको देख के लोग बवाल करेंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने मारा है। हुआ कुछ नहीं हुआ। सुशीला सरोज आई, उनको मैंने बताया कि ये है, मैं इसको इतनी ज़मीन देने जा रहा हूँ। मैंने उसी दिन उसी समय दे दी, और खुले में सबके सामने पंचनामा भरा गया। तो उसके बाद लोगों ने डीएम साहब से शिकायत की कि ये रात को अपने घर से निकलते नहीं हैं। तो डीएम साहब हमसे मिले, कहने लगे कि आप तो रात को घर से निकलते नहीं हैं। हमने कहा हम रात को घर से निकलते तभी हैं जब कानून परमिशन देता है। मैं रात को पंचनामा नहीं लिख पाऊंगा। और आपको बता दें कि इस बात पे यहाँ के SC/ST आयोग ने और सरकार ने प्रशंसा पत्र जारी किया कि आज तक किसी दलित के मरने के बाद विदिन 2 आवर्स किसी उसके नेक्स्ट ऑफ किन को जमीन अलॉट नहीं की गई है। और ये पहला इंस्टेंस है जब ये की गई है उन एसडीएम साहब द्वारा। और मेरी और उनकी बीबी सिंह की फिर बनना ख़त्म हो गया था। उन्होंने हमें हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम भी शुरू से ताकतवर आदमी हैं। तो जिस दिन वो ट्रांसफ़र हो गए तो उनके पीए ने फ़ोन किया कि आपके लिए एक चिट्ठी वो छोड़ गए हैं। वो चिट्ठी मेरा प्रशंसा पत्र था। अच्छा। उस डीएम ने 1.5 साल तक वो प्रशंसा पत्र मुझे नहीं दिया, और मुझे मालूम भी नहीं चला। तो ये मतलब अफसर का क्या रह गया है? पुलिस की नाकामी को छुपाना। भाई आप देखिए, लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ। मैं तो यहीं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। मैंने लखनऊ में इतने रोड ब्लॉक नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में जो पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद देख रहा हूँ। क्योंकि पुलिस का सीधा सा सिद्धांत है, कोई चीज़ को करना है तो उसमें रुकावट डाल दो। ये आपको साइकोलॉजी बता रहे हैं। आप देखिए वायरलेस चौराहे को देखिए। आप पहले सीधा सीधा वायरलेस चौराहा था, आप आईटी चौराहे को देखिए। अब आपको जाना है तो फिर यू टर्न लेके आना है। भैया मोरे, हिंड्रेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? तुम जो है, तुम्हारा काम, तुम्हारा केआरए ये है कि लोगों को ठीक से निकालो, ना कि हिंड्रेंस क्रिएट करो। भाई हिंड्रेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो आप?
आप उसमें जो है क्यों उसमें ब्लॉक रख रहे हो? आप अपने आदमी लगाओ और निकालो। आपके आदमी क्यों किनारे बैठे रहते हैं? ये कौन करेगा? आके पाकिस्तान की पुलिस करेगी? करना तो आप ही को है। आपने बस वो रोड ब्लॉक लगा दिए। और जो हम लोग, जो 7-8 लोग मिलके ये जिले में कर लेते थे, आज वो 10 आईपीएस नहीं कर पा रहे हैं लखनऊ में। तो सिर्फ आदमी बढ़ाने से नहीं होगा, आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी गवर्नेंस की। और गवर्नेंस कभी भी जो है हिंड्रेंस क्रिएट करना नहीं है। गवर्नेंस है फ्लो क्रिएट करना, तरक्की का फ्लो क्रिएट करना। कुंभ का हादसा क्यों हुआ? इसी साइकोलॉजी की वजह से। जब भीड़ ज्यादा आ गई तो आप हिंड्रेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? तब तो दैट बिल्कुल, आप तो वो तो एक ट्रैप है। आप अगर भीड़ ज्यादा आ गई है तो आपको तो रास्ते और खोल देने चाहिए, ना कि आप उस रास्तों को बंद कर दें। तो गवर्नेंस जो है ना, बहुत ही टिपिकल चीज है। और गवर्नेंस में यह है कि रीटेक नहीं है। जो कुछ होगा उसका आपको सामने ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। ठीक बात सर। सर यहाँ पे आपने गवर्नेंस की बात की, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की बात की, तो यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस क्या होता है? एक एग्जाम को क्लियर कर लेना, एक इंटरव्यू क्लियर कर देना, या एक डेफिनेट अप्रोच, डेफिनेट पर्सपेक्टिव, डेफिनेट एप्टीट्यूड, वो सब सारे आईएएस के भीतर कॉमन होता है? ऐसा तो कोई कॉमन होता नहीं है। सब डिफरेंट, बहुत सबके अलग अलग बैकग्राउंड है। और बस ये रहता है कि ईगो आ जाती है। अगर कोई चीज कॉमन रहती है तो वो ईगो रहती है। हम तो कहते ही हैं कि लोग कहते हैं इको सिस्टम। हमने तो वर्ड कॉइन किया है जिसका नाम है ईगो सिस्टम। अगर सरकार में आपको धंधा करना है या सरकार से कोई फेवरेबल आदेश निकालना है तो आपको ईगो सिस्टम पता होना चाहिए, कहाँ ईगो मसाजिंग होनी है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेनिंग दी जाती है। और बहुत सारी चीजें आपको जो है ना, जो है प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। जब आप गुजरते हैं तब आप उन चीजों को समझ आती है आपको। उस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि जब कोई हमारे साथ का पढ़ा हुआ बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर करता है, इंटरव्यू को क्लियर करता है, क्या वो इतना सक्षम उस एग्जाम को क्लियर करके हो जाता है कि वाकई में उसका एक्सपोजर उस ट्रेनिंग में आता है? देखिए, सिलेक्शन का कोई तरीका तो इजाद करना ही पड़ेगा। ठीक बात। तो अभी जो तरीका इजाद किया है वो चल रहा है जी। परफेक्ट तो नहीं है। हमारे हिसाब से तो इसमें जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि आप लीडरशिप के लिए साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं है। ठीक बात। क्योंकि कहीं भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं हो पा रही है आज की तारीख में। इंटरव्यू में भी इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट तो है नहीं। ओके। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है, मैं आपको बहुत साफ बता दे रहा हूँ। मैं करीब 3 साल ये उपाम जो है यूपी की ट्रेनिंग एकेडमी, इसमें भी रहा हूँ। देखिए, आर्मी में या सेना में या जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें जो बेस्ट अधिकारी होता है वो ट्रेनिंग में जाता है। और अगर डिफेंस फोर्सेस में आपने एक टेन्योर ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं गुजारा है तो इसका मतलब आप अच्छे अफसर हैं नहीं। ठीक बात। यहाँ तो ट्रेनिंग एकेडमी का मतलब यह है कि पनिशमेंट पोस्टिंग है, साइडलाइन कर दिया गया। हाँ, साइडलाइन कर दिया गया। तो जब आदमी को साइडलाइन कर दिया गया तो वो कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं। ठीक बात। तो कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं पाती है। जबकि डिफेंस में एक अच्छे ऑफिसर की रेप्लिकास तैयार की जाती हैं। रेप्लिकास इसलिए तैयार की जाती हैं क्योंकि वहां पे भेजा ही वही जाता है जो सबसे बेस्ट हो। ठीक बात। अगर आपने कोई टेन्योर, हम बता तो रहे हैं, आपको नहीं काटा है तो यू आर नॉट अ गुड ऑफिसर।
यू आर जस्ट एन एवरेज ऑफिसर। क्योंकि अगर आप गुड ऑफिसर होते तो आपको ट्रेनिंग एकेडमी का एक स्टिंट मिलता। ठीक बात है। यहाँ पे उस तरह का जो अंग्रेजों ने बनाई वही चल रही है, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है कि क्या ट्रेनिंग हो रही है। जिसको अपना समय काटना है, पहाड़ों में रहना है, वो अपना जाके वहां रह रहा है। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो नहीं रही है और ईगो पहले दिन से आ जाती है। हम बन गए। हम्म हम बन गए। हम बन गए। हम तो यहां रहे, हमने देखा है लोगों को, क्या हम तो साहब 9:30 तक नाश्ता नहीं कर सकते, हम देर से उठते हैं। अरे तो सरकार ने तुम्हारे घर गाड़ी थोड़ी ना भेजी थी कि जाओ आओ अफसर आके बनो। ये तो तुम्हारी चॉइस है अफसर बनने की, तो तुम्हें जो चीजें हैं उसको पालन करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो वही हमने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग को भी रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, खासकर ट्रेनिंग को तो और जरूरत है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देखिए कि अभी एक नया ताजा मामला सामने आया है कि एथिक्स की किताब लिख रहे हैं लोग, ठीक बात है। और फिर रिश्वत लेते पाए गए। 10 करोड़ मिल रहा है। तो अब वो एथिक्स को कैसे प्रैक्टिकल में उतारना है, ये भी हम ही को करना है। ठीक बात है। ये भी हिंदुस्तान की सरकार को करना है, इसको सोचना है। अब आप ट्विटर पे देखिए तो लोग इस समय अफसरों से बहुत ही नाराज हैं, और धीरे धीरे करप्शन एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। करप्शन को भी एक तरीके से, जैसे केजरीवाल एक एक्सपेरिमेंट थे, करप्शन भी एक एक्सपेरिमेंट था, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए वो भी। अब आप 2010-11 में चलिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, वो भी यही तरीका था कि करप्शन को कैसे न्यूट्रलाइज कर देना है। इसको बनाने तो लोकपाल आए थे। आज लोकपाल कहता है कि यूपीएससी जो है वो लोकपाल के दायरे में है ही नहीं। कितनी अजीब बात है। जो संस्था आपके टॉप अफसर को चुन रही है उसकी वही कोई जवाबदेही नहीं है। तो जब संस्था की जवाबदेही नहीं होगी तो अफसर जो पैदा हो रहे हैं उनकी कैसे होगी? ठीक बात। आप संस्था की, और दूसरी बात यह है कि अगर लोग करप्शन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो उसकी भी है जिसने सेलेक्ट किया, और जिम्मेदारी उसकी भी है जिसने ट्रेन किया, और जिम्मेदारी उस प्रोसेस की, उस सिस्टम की है। उस सिस्टम की है, प्रोसेस की है, और उस प्रोसेस में शामिल हर आदमी की है। मुफीद माहौल दिया जा रहा है। ठीक बात। तो आपको ये चीजें रिव्यू तो करनी ही पड़ेंगी। ठीक बात। फिर हमने कहा कि आपको असली मुद्दों से भटकाया जाता है, क्योंकि आपको कहा जाता है पॉलिटिशियन चोर है। अरे पॉलिटिशियन चोर होगा, लेकिन गवर्नेंस को तो सही करो। पॉलिटिशियन के पास कहां पावर है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की, आप बताइए भाई। पॉलिटिशियन कोई अपने साइन से चेक तो काटता नहीं है। ठीक बात। चेक काटने की पावर सिर्फ अफसरों के पास है। इसीलिए सारा गोदी मीडिया हो, चाहे जो भी मीडिया आप कहें, कोई भी आदमी अफसर के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? कोई भी मीडिया सूचना विभाग के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्पॉन्सर्ड है, सब्सिडी पे है। जो चैनल आप देख रहे हैं वो सरकारी सब्सिडी पे है, और सब्सिडी कौन रिलीज कर रहा है? अफसर। चोर कौन है? नेता। तो ये तो एक कैमोफ्लाज बनाया हुआ है, कन्वीनियंट कैमोफ्लाज। हाँ, कि आप नेता को गाली देते रहो, मीडिया को पैसा बांटते रहो, मौज करते रहो, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? ठीक बात है। आप देखिए कहाँ मीडिया में किसी अफसर के अगेंस्ट कहाँ आता है। पहले आया करता था, अब तो कुछ नहीं आता। बताया ना आपको, जो आदमी ये छाप दे, उत्तराखंड में एक आदमी ने छाप दिया तो उसको नोटिस भेज दी।
किसी चीज का जवाब देना कोई चाहता नहीं है, नोटिस भेजना कोई किसी चीज का हल थोड़ी ना है। ठीक बात है। भाई आप बैठे हो, आप टैक्स पेयर मनी से पैसा ले रहे हो, तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। तो और नेता ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो है अफसर लोग नोटिस भेज दे रहे हैं? आप बताइए। ये भी कमजोरी नेता की। इसका मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो नेता के ऊपर हावी है, अपर हैंड है कहीं। अपर हैंड। कौन ये चाहेगा कि हमारी सरकार चली जाएगी? ठीक बात। आप बताइए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन मुझे ला के दिखा दीजिए जो कहे कि मैं अगला इलेक्शन हार जाऊं। वो दुनिया एक कर देता है अगला चुनाव जीतने के लिए और हार जाता है। किसकी वजह से हारता है? हो सकता है कि उसका कंट्रीब्यूशन 10% हो, बाकी अफसरों का कंट्रीब्यूशन होता है। सर 2020 से पहले आपका टेन्योर बहुत लंबा रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बसपा की थी, सपा की थी, अखिलेश जी, मायावती जी, योगी जी, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, पार्टी वाइज इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होगी, गवर्नेंस स्टाइल होगा। इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को बताना चाहें, क्या फर्क रहा है? देखिए, फर्क तो अफसर वही रहते हैं भाई। आप ये देखिए, कल तक वो अफसर जो अखिलेश जी के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उनका कैच छोड़ रहे थे, आज वो बुलडोजर लिए चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ती है। फिर देखिए, ये तो ब्यूरोक्रेसी है, ये आपको डिकोड कर लेती है पहले ही 6 महीने में। आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो आपसे क्रिकेट खिलवाएगी, आप बुलडोजर चलाना चाहेंगे आपसे बुलडोजर चलवाएगी, आप मूर्ति बनवाना चाहेंगे वो मूर्ति बना देंगे। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव आप तय करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आप तय करते हैं। तो बहुत डिफरेंस तो नहीं रहता है, वही अफसर रहते हैं। कोई अफसर जो है इटावा में 4 साल डीएम रहता है, फिर मायावती जी की सरकार में चीफ स्टाफ अफसर रहता है कैप्टन साहब का, फिर वो भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव हो जाता है। तो अफसर तो अपना रंग बदल ही रहे हैं और दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि ये भाजपाई है, ये सपाई है। तो नेता को भी सावधान रहना चाहिए। दूसरा, एक कड़वा सच आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के स्वजाती अफसर और गुंडे होते हैं, वो 5 साल में इतना बर्बादी ला देते हैं कि आदमी को चुनाव हार ही जाना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्रियों को अपने स्वजाती लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री का और पार्टी का उनके स्वजाती अफसर और गुंडे करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। सर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें या जनता की बात करें, हम सब एक हैं। क्या हमारे दिमाग से धर्म जाति निकल पाएगा? हम इसके ऊपर बढ़ पाएंगे? और क्या निकलना भी चाहिए? देखिए, धर्म या जो जाति है ये एक पर्सनल चीज है। जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं ये जो हैं ये इंस्टीट्यूशनल हैं और नेशन बिल्डिंग के लिए हैं। दोनों में बहुत फर्क है। दिक्कत ये हो रही है कि अब पर्सनल चीजें जो हैं वो ऑफिशियल होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग या पहले की सरकारों में जो है लोग धर्म नहीं निभाते थे। कौन अपना धर्म छोड़ देता था? कितना कन्वर्जन हुआ? किस अफसर ने अपना धर्म छोड़ दिया? लेकिन ये सब प्राइवेट बातें हैं, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूशनल होंगी तो सिस्टम खराब होगा। और जहां तक देखिए, जो इस समय हिंदू मुस्लिम चल रहा है
उसके अगर बैकग्राउंड में जाएं और उसको सोशोलॉजिकली और एंथ्रोपोलॉजिकली आप डिकोड करने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश हमने की, तो देखिए एक बात तो फैक्ट है कि मुसलमानों के प्रति सेंटिमेंट नेगेटिव है इंडिया में इस समय। क्यों है, इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा। ये अच्छा है बुरा है, दैट इज अनदर डिस्कशन। वाजिब है या ना वाजिब? वाजिब है ना वाजिब है, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें ये एनालाइज तो करना ही चाहिए कि ये सेंटिमेंट पैदा कहां से हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि तभी हम एज अ सोसाइटी इसका कोर्स करेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी के प्रति जो है सेंटिमेंट एंटी होना अच्छी बात नहीं होती। अब उसके वेरियस रीजंस हैं, उसमें जैसे लोगों को लगता है और हुआ भी है कि अपीसमेंट हो रहा था, तो जब अपीसमेंट होगा तो उसका रिएक्शन होगा। भाई एक्शन का रिएक्शन तो होगा बिल्कुल, ही। इतने सालों तक वो हुआ है तो अब उसका रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन चल रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, और पॉलिटिकल पार्टी को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, मुसलमानों को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, हिंदुओं को भी करनी पड़ेगी कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर देश को तरक्की करना है तो हमें ये सब मुद्दों को तो पीछे रखना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के कुछ बन पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ठीक लगती है, हम्म लेकिन जब हम पब्लिक के बारे में बात करते हैं हम्म तो उनके दिमाग से उनका धर्म जब तक नहीं निकलेगा तब तक, क्योंकि चूंकि हमारे अंदर ये है इसीलिए हम वो वोट बैंक बन जाते हैं किसी की स्ट्रेटजी के। हम्म अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा तो उनको भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो बात पहले ये है कि हमारे दिमाग से क्या वो चीज निकले। किसी पर्टिकुलर धर्म की अगर बात कर लें, संप्रदाय की बात कर लें, तो क्या उनके दिमाग से उनका धर्म सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, पहली प्रायोरिटी पे नेशन जाएगा? ये एक, मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हुए, किसी भी संप्रदाय का ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हुए, कि क्या ग्लोबली लोग वाकई में फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन को दे रहे हैं और रिलीजन को सेकंड दे रहे हैं? भाई आप चाइना की बात करें तो वहां तो सेकेंडरी है, वहां तो नेशन बिल्डिंग प्राइमरी है। और चाइना, इट इज एन एग्जाम्पल। और जिसको भी लगता है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया या अमेरिका बहुत आगे है, उसको एक बार चाइना विजिट कर लेना चाहिए। क्योंकि चाइना जो है वो अब मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है वर्ल्ड का, क्योंकि उसने इनोवेशन पे ध्यान दिया। हमने इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जो बहुत नेशन बिल्डिंग में काम आती नहीं है। और ये है कि सिर्फ धर्म की ही बात नहीं है, दूसरा क्रिकेट है, तीसरा बॉलीवुड है। यही तीन अफीम तो हैं हमारे पास, जो हम जनता को दे देते हैं कि ये असली मुद्दे ना उठाए। इन तीनों मुद्दों का एक साइकिल चला करता है, और जो असली मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, रोजगार है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर यही एसेंशियल चीज है, यही एसेंशियल चीजें हैं। और अगर ये नहीं किया तो जिन कंट्रीज ने ये नहीं किया तो वहां क्या हुआ, सिविल वॉर हुई। तो और अगर ये आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप टाइम पीछे इज ही फ्लाइंग। जाएंगे। भाई एक लिमिट तक आपको धर्म ले जाएगा कहीं, या मजहब ले जाएगा, या कुछ भी जाति ले जाएगी, उसके बाद तो आपको मतलब स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना, और पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद भी अगर नौकरी अवेलेबल है तभी तो पढ़ने से कोई फायदा है। अब एआई के ज़माने में तो आप ये समझिए कि अब आपको एक बात बता दें, 2040-2050 में जिसके पास स्किल होगा वो ज़्यादा पैसा लेगा। एआई से क्या क्या चीज़ें नहीं प्रभावित होगी। देखिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, प्रेस करने वाले लोग, घर पे काम करने वाले लोग, ये एआई नहीं कर पाएगा। तो यही आने वाले, मतलब इलेक्ट्रीशियन को बहुत पैसा मिलेगा, प्लम्बर को बहुत पैसा मिलेगा,
धीरे धीरे यही हो ही रहा है जगह पे। अब जापान में ये है कि कोई केयर करने वाला बुजुर्गों के है ही नहीं। नर्सिंग है, ये सब ऐसे कैरियर हैं जो आगे चल के जिनका पैसा जो आज मिल रहा है ये 3 गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। ठीक बात है। क्योंकि डॉक्टर तो रिप्लेस हो जाएगा, नर्सिंग केयर कैसे रिप्लेस करेंगे आप? आपने रोबोटिक सर्जरी तो कर दी, लेकिन रोबोटिक नर्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो कनेक्शन, वो इमोशनल touch. कनेक्शन, वो ह्यूमन टच, वो कहाँ हो पाएगा? हर मोमेंट पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक वो एआई के डोमेन में है ही नहीं। ठीक बात। तो एआई के डोमेन से जो बाहर की चीजें होंगी, भाई हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी जो चैनल बनाता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं तो एआई से बनाता हूँ अपना चैनल में। तो एआई जब मेरा खाना नहीं बना सकता तो मैं सोचता हूँ कि पॉडकास्ट ही बनवा लूँ। ठीक बात है। या तो एआई मेरा खाना बनाए, बर्तन धोए, गाड़ी तो चला रहा है, आजकल टेस्ला आई है, लेकिन यह है कि जो चीजें नहीं पॉसिबल हैं वो नहीं पॉसिबल है। ठीक बात। दूसरा, लोग एआई तो कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि एआई आने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरत होगी वो नेचुरल इंटेलिजेंस की होगी, कि आप एआई को यूज कैसे करते हैं। ठीक बात। सर, अभी जल्द ही बसपा की एक बहुत बड़ी रैली हुई, लाखों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर मायावती की ये रैली, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? आखिर आपको क्या लगता है? और कई बार ये कहा जाता है कि बसपा बी टीम है बीजेपी की, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, मायावती एक जमाने में बहुत अच्छी जो है कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थी, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का वो मकाम हासिल किया जो शायद फिर से हासिल ना हो पाए। लेकिन वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे एक नेता को बर्बाद करती है। ब्यूरोक्रेसी के लिए देखिए, फॉर्मूला नंबर 44 जो है वो ये है कि जैसे ही कोई स्टेट का आदमी, स्टेट का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, तो उसको सपने दिखाना शुरू कर दो कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आधा तो वही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्या करेगा कि स्टेट में कम ध्यान देगा, और अंदर उसके जो है ना एस्पिरेशन बढ़ जाएगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। प्रेजेंट में कम, फ्यूचर में ज्यादा फ्यूचर में रहने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि फिर उससे कहेंगे कि देखो भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी में पैसा बहुत चाहिए होगा, तो अब पैसा कमाना पड़ेगा। तो पार्टी पैसा कमाएगी तो अफसर भी कमाएंगे। अगर पार्टी ये कहे कि हमको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, तो पैसा कमाने का सारा काम ही खत्म हो गया। तो ऐसे मायावती जी अगर नॉर्मल कोर्स में चलती, जैसे एक आम आदमी की जिंदगी होती है कि उसको प्रमोशन मिलता है, अपना चलता रहता है, अगर उस रास्ते पे ड्यू चलती प्रोसेस से चलती, तो वो यकीनन प्रधानमंत्री हो जाती। सेकेंडली ये है कि नेता को सबसे बड़ा डर ये दिखाती है ब्यूरोक्रेसी कि आपकी जान को खतरा है। हमारा तो ये कहना है कि पॉलिटिक्स में वही आए जिसको अपनी जान का खतरा ना हो, क्योंकि जैसे ही आपको जान का खतरा होगा वैसे ही आप जनता से कट जाएंगे। जनता से कटेंगे तो आपको असलियत पता ही नहीं चलेगी कि कौन बदमाशी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन आपकी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है। तो यही दिखा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तरीका यह है ब्यूरोक्रेसी का कि आपको आपके ऊपर मुकदमे करा देंगे। अब मुकदमे करा देंगे तो फिर आपको वकील चाहिए। वकील इतने महंगे हैं कि आप बिक जाएंगे और आपका केस लगेगा ही नहीं। भाई हमारे और आपके जैसा आदमी कपिल सिब्बल को कैसे अफोर्ड कर पाएगा? भाई सुनने में तो ये आ रहा है कि अखिलेश जी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा का मेंबर इसीलिए बनाया कि वो आजम खान के केस लड़ते रहे।
तो अब आप देखिए कि क्या चाल चली जा रही है कि पहले फंसाओ, फंसाने के बाद केस ना डिसाइड करवाओ। अच्छा, वकील कभी चाहेगा ही नहीं कि केस डिसाइड हो। सब हिंदुस्तान में ज्ञान बांट रहे हैं, जो जुडिशरी भी है वो भी ज्ञान बांट रही है। तो ज्ञान बांटने के लिए नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं लोग। ठीक बात है सर। भाई टैक्स पेयर का पैसा जो है ज्ञान बांटने के लिए थोड़ी ना है। आप हटो किनारे। अब हम यहां बैठे ज्ञान बांट रहे हैं तो हमने नौकरी छोड़ दी है ना। तो आप नौकरी छोड़ो, इस्तीफा दो और ज्ञान बांटो। किसने रोका है भाई? आपको ठीक कोई मजबूर तो कर नहीं रहा है कि आपको वहां जुडिशरी ज्ञान बांट रही है कि बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा। भाई ज्ञान क्यों बांट रहे हो? आपको काम दिया है एक्शन के लिए, सारी चीजें एक्शन के लिए। आपने एक्शन क्या लिया? आपने कोई डिमोलिशन रोका तो है नहीं ना। जिसने डिमोलिशन किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये तो हो नहीं रहा है ना। इसीलिए आपको बता रहे हैं, मायावती जी तो एक क्लासिकल केस है। और अब तो वो बीजेपी की बी पार्टी है, वो तो सभी लोग जानते हैं। अब तो रिक्शे वाला भी यही कहता है, मतलब इट्स ऑन द स्ट्रीट्स। अच्छा सर, आपका इतना लंबा टेन्योर रहा है, हम्म। कोई एक स्पेसिफिक वाक्य, कोई बात, कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? अब इंसिडेंट तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यह है कि हाँ, हमने नगर आयुक्त का चार्ज लखनऊ का तब संभाला है जब 3-4 अफसरों ने आने को मना कर दिया था। अच्छा। और उस जमाने में आप जानते ही हैं, आप समझ सकते हैं कि सपा की सरकार थी और जो अर्बन मिनिस्टर थे वो आजम खान साहब थे। तो आज तो आजम खान साहब कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्या कोई अफसर ऐसा मिलेगा जो ये कह सके कि आजम खान साहब ने उनसे बहुत अच्छी तरह बात की हो, या जिससे उन्होंने बदतमीजी ना की? तो कहने को तो आप हिस्ट्री भूल जाते हैं ना। यही तो कह रहे हैं ना, आपके मीडिया वाले कोई पीछे की चीज तो दिखाते नहीं। दूसरी बात आपको बता दें कि जितने लोग बर्बाद हुए, उनका रवैया जो है लोगों को तंग करने का था। चाहे आप प्रदीप शुक्ला आईएएस को देखिए, चाहे आजम खान साहब को देखिए, दोनों लोग ना लोगों को हैरेस करते थे। तो हैरेसमेंट में ना आह लगती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम को कहीं से कहीं सुधार करना पड़ेगा। ठीक बात सर, हमने बहुत मुद्दों पे बात की, आपकी सिविल सर्विसेज के दौर पे भी बात की, लेकिन एक अफसर के अंदर एक शायर भी छुपा हुआ है। आप शायरी करते हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हुई। अपने इस इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा शेयर करिए हमारे दर्शकों से। देखिए, किताबें जो हम लिखते हैं वो नॉवल के रूप में लिखते हैं। एक हमारी नॉवल है राहु से राहुल तक, जिसमें हमने ये कंपेयर किया हुआ है कि राहु जो ग्रह है ये कहीं अंग्रेजी सिस्टम में तो है नहीं, साइंटिफिक में कहीं राहु केतु नाम के ग्रह हैं नहीं, ये हिंदुस्तान की इजाद है। और उस किताब का नाम ही है ट्रॉल पुराण। ओके। तो उसमें ट्रोलिंग जो है वो आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। जिसको ट्रोल करना हो उसको बदनाम कर दो। तो इस बात पे हमने वो नॉवल जो है सेट है बिहार में। इसके अलावा हमने एक नॉवल लिखी हुई है राग बिहारी। ओके। वो भी बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेट है। क्या ये राग दरबारी के कुछ करीब है? राग दरबारी के तो करीब नहीं है, क्योंकि राग दरबारी का सेटअप जो है ना वो मतलब एक्चुअली बहुत पुराना है। अब वो सारे सिस्टम खत्म हो गए हैं, अब वो सिस्टम है ही नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज की जो ब्यूरोक्रेटिक चीजें हैं उसके ऊपर है राग बिहारी। कटाक्ष। कटाक्ष। और
एक रूपा पब्लिकेशन से नॉवल है हमारी जिसका नाम है जस्ट अ हाउस वाइफ। ओके। तो वो थोड़ी सी मेंस राइट के ऊपर है कि मतलब फैमिली सिस्टम जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो मेन जो हैं कैसे वल्नरेबल होते जा रहे हैं और फैमिली सिस्टम कैसे कैसे खत्म हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे पॉडकास्ट में समय दिया। बहुत पहलुओं के ऊपर आपकी राय, आपके विचार हम लोगों ने सुने। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद दर्शकों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। हम उम्मीद करते हैं हम आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी भी कोई राय है इस वीडियो पे तो वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।